हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर मंथ करंट अफेयर्स पार्ट 2 के बारे में। यानी कि ये हमारा नवंबर महीने का करंट अफेयर्स का दूसरा और अंतिम पार्ट है। इससे पहले हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, वहां पर आपको पर मंथली के हिसाब से हमने वहां पे करंट अफेयर्स की वीडियोज अपलोड की हुई है। वहां से आप उनको नोट्स भी जरूर कर लें, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है और इसी के साथ साथ यही करंट अफेयर आपके स्टैटिक जीके को महत्वपूर्ण बनाता है। हमारे करंट अफेयर्स का मेन सोर्स है दोस्तों उत्तराखंड के न्यूज़पेपर, और सबसे ज्यादा विश्वास हम करते हैं उत्तराखंड में अगर देखा जाए इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर तो वह है दैनिक जागरण, जहां पर आपको पढ़ने के लिए या उत्तराखंड से संबंधित काफी सारे फैक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज से पहले भी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जिक्र कहीं ना कहीं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आपको जरूर देखने को मिलता है। इस कारण उसी न्यूज़पेपर से हम जितने भी पॉइंट हमको इंपोर्टेंट लगते हैं प्रश्न के माध्यम से आपको कवर अप कराते हैं। तो करंट अफेयर में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस हमें फॉलो करना है और हमारे हिसाब से आप पढ़ते रहिए। यहां से आपको प्रश्न अगर बनते हैं करंट अफेयर से तो देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 की वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख लीजिएगा और इससे पहले मंथ के भी वीडियो यहां पर आपको मिल जाएगी। और ये जो वीडियोज हैं उत्तराखंड के सभी एग्जाम जो कि आपके होने हैं दोस्तों, वहां के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो अशोक कुमार जी को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है और यह उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक हैं। इससे पहले उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन थे? वह थे अनिल रतूड़ी जी, और अभी इनका ही स्थान लिया किसने? अशोक कुमार जी ने। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक कुमार जी, जो कि उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक हैं। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में द्वितीय सचिवालय भवन कहां स्थापित किया जा रहा है? देखिए प्रथम सचिवालय भवन कहां स्थित है? देहरादून में स्थित है प्रथम सचिवालय भवन। और द्वितीय सचिवालय भवन कहां पर स्थापित किया जा रहा है या कहां पर स्थित है? तो भराड़ीसैंण, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थित है क्या? उत्तराखंड का द्वितीय सचिवालय भवन। और गैरसैंण ही दोस्तों आपको बताइए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहां स्थित है? गैरसैंण में ही स्थित है। ठीक है, और गैरसैंण का ही प्राचीन नाम क्या है? चंद्रनगर। ठीक है, चंद्रनगर गैरसैंण का ही प्राचीन नाम है। और यहां पर हमारा उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन भी कहां स्थित है? द्वितीय विधानसभा भवन भी हमारा कहां स्थित है? भराड़ीसैंण, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ही स्थित है। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न ये है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को कहा जाता है। अब यहां से मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है दोस्तों कि गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था और कब बनाया गया था? दो प्रश्न है, दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, क्योंकि ये हमने जून जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स में आपको काफी विस्तृत रूप से बता रखा है। ऐसे करके आप ना पुराने नोट्स को भी पढ़ेंगे, तभी आपको एक्जैक्टली ये चीजें क्लियर होंगी। और ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां है? ये तो सबको पता है कि गैरसैंण में है, लेकिन इसे कब बनाया गया था, कब घोषित किया गया था, यह प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसको दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षकों को दोस्तों उत्तराखंड में डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार दिया जाता है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड के कई सारे शिक्षकों को डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार दिया जा चुका है। शिक्षकों के नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पुरस्कार महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार यहां से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका था शैलेश मटियानी के संबंध में कि उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार भी शिक्षा के ही क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार है यह भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह भी शिक्षा के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और शिक्षकों को दिया जाता है क्या? डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार। ठीक है, और इसका मतलब डॉक्टर भक्तदर्शन गौरव पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है क्या? डॉक्टर भक्तदर्शन गौरव पुरस्कार के नाम से भी, या डॉक्टर भक्तदर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार, डॉक्टर भक्तदर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि साहसिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड के किस स्थान पर पैराग्लाइडिंग एकेडमी खोली जाएगी? तो उत्तराखंड में कहां पर दोस्तों पैराग्लाइडिंग एकेडमी खोली जाने की बात की गई है? तो नयार घाटी पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में जो हमारी नयार घाटी है उसमें दोस्तों पैराग्लाइडिंग एकेडमी खोले जाने की बात की गई है। अभी नयार घाटी कहां स्थित है? यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है। दूसरा प्रश्न है साहसिक खेलों को बढ़ाने के लिए पैराग्लाइडिंग एकेडमी कहां पर खोली जा रही है? नयार घाटी पौड़ी में खोली जा रही है। यह प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एकेडमी खोली जा रही है? पैराग्लाइडिंग एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी, और इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको याद रखना है साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग एकेडमी खोली जाएगी नयार घाटी पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, अगला हमारा है दोस्तों कि पशु चिकित्सा में फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो पशु चिकित्सालय में फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय बना हमारा क्या? पंतनगर विश्वविद्यालय। तो इंपॉर्टेंट है कि पंतनगर विश्वविद्यालय फार्मेसी का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला उत्तराखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट है दोस्तों उत्तराखंड में भू बैकुंठ धाम और जंगल चट्टी कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में भू बैकुंठ धाम और जंगल चट्टी दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, इस कारण मैंने आपको यहां पर कराया है। और दोस्तों देखिए नवंबर महीने में जो हमारे
जो प्रमुख धाम थे उनके कपाट भी बंद होते हैं, यानी कि उनका शीतकालीन आवास स्थल, उनके कपाट बंद होते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो की लास्ट में बात करेंगे कि कौन से मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है, या फिर उसके कपाट कब बंद होते हैं, या फिर हम इस टॉपिक के ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो बना देंगे दोस्तों कि जो हमारे प्रमुख मंदिर है जैसे कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास स्थल कहां है, यमुनोत्री का कहां है, केदारनाथ का कहां है, बद्रीनाथ का कहां है, उनकी शीतकाल में पूजा कहां होती है, 4 धामों के ऊपर। इसके ऊपर मैं कभी एडिशनल वीडियो बना दूंगा, या टाइम मिलेगा तो आज की वीडियो के लास्ट में ही कर देंगे। और ये पॉइंट ना डायरेक्टली न्यूज़पेपर में आए हुए हैं कि भूख है बैकुंठ धाम और जंगल चट्टी कहां स्थित है, तो ये चमोली गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम मिनी टी फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी, भारत की प्रथम मिनी टी फैक्ट्री कहां स्थापित की जाएगी, तो भारत की प्रथम मिनी टी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग में, पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग ब्लॉक में या बेरीनाग नामक स्थल पर भारत की प्रथम मिनी टी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। ठीक है, बेरीनाग में बेड़नाग देवता का मंदिर भी है, यानी कि नाग देवता के मंदिर या बेड़नाग देवता के मंदिर के कारण ही इसका नाम पड़ा गया हमारा बेरीनाग, और जहां पर भारत की प्रथम मिनी टी फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। बेरीनाग के पास में दोस्तों एक चौकोड़ी नामक हमारा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, क्या चौकोड़ी, याद रखना आपको, बेरीनाग के पास में ही स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित सिमल्टिया गांव से किस चंद्र शासक का देवनागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न बन सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि चंद्र राजवंश के राजा ज्ञानचंद का ताम्रपत्र, देवनागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपत्र निम्न में से किस स्थान से हाल ही में प्राप्त किया गया है, तो अल्मोड़ा जनपद के सिमल्टिया गांव से दोस्तों ज्ञानचंद जो कि चंद्र शासक थे, इनका देवनागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपत्र प्राप्त किया गया है, जो कि जिसमें डेट लिखी गई है 18 अगस्त 1701 की। ठीक है, 1701 की इसमें डेट लिखी गई है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों कि अभी हाल ही में क्या ज्ञानचंद का एक देवनागरी लिपि में लिखा गया ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जो कि अल्मोड़ा जनपद के सिमल्टिया गांव से प्राप्त हुआ है। इसमें किसी मंदिर के लिए भूमि दान देने के बारे में या किसी व्यक्ति को भूमि दान देने के बारे में बताया गया है। तो किसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, ज्ञानचंद का, चंद्र राजवंश के राजा ज्ञानचंद का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है 18 अगस्त 1701 का। ठीक है, कहां पे, अल्मोड़ा जनपद के सिमल्टिया गांव में। तो सिमल्टिया गांव कहां स्थित है, ये भी अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। और कौन सी लिपि में लिखा गया ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो देवनागरी लिपि में दोस्तों, कुमाऊनी में नहीं, देवनागरी लिपि में, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान में छोटे जीवों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया। तो छोटे जीवों के लिए या बनाया जाएगा, तो छोटे जीवों के लिए उत्तराखंड में पहला इको ब्रिज बनाया जा रहा है, कहां पे, रामनगर में। ठीक है, नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग द्वारा रामनगर में छोटे जीवों के लिए सबसे पहला इको ब्रिज बनाया जाएगा या बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज कहें या हम कहें कि छोटे जीवों के लिए उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज कहां बनाया गया है या कहां स्थित है, तो ये रामनगर में स्थित है, जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है। ठीक है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही ये क्षेत्र हमारा आता है, रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में दयारा बुग्याल, डोडीताल, केदारकांठा बुग्याल और हरुंता बुग्याल पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित है, तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है उत्तरकाशी में। और इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था नीलांग घाटी, नीलांग जादुंग घाटी, जालगंगा घाटी, ये सभी कहां स्थित है, हमारी उत्तरकाशी में ही स्थित है, जो कि इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछी भी जा सकती है। तो दयारा बुग्याल कहां स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है, केदारकांठा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है, हरिंता बुग्याल कहां स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है, और डोडीताल कहां स्थित है, डोडीताल भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि चैकुनी बोरा नौला या जलकुंड कहां खोजा गया या कहां पर स्थित है, तो चैकुनी बोरा नामक जलकुंड दोस्तों चंपावत जनपद में स्थित है, कहां पे, चंपावत में। और अभी हाल ही में दोस्तों इसकी खोज की गई है, यानी कि खोद के इस चैकुनी बोरा जलकुंड को खोजा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये चैकुनी बोरा नामक स्थान कहां स्थित है, यह चंपावत जनपद में स्थित है, और चैकुनी बोरा नामक स्थान पर ही एक हमारा प्रसिद्ध शिव मंदिर है, क्या दोस्तों, चैकुनी बोरा का शिव मंदिर, जो कि चंद वंश के शासनकाल हेतु काफी प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस चैकुनी बोरा के शिव मंदिर की स्थापना करी थी अभय चंद ने, और इसी कारण चैकुनी बोरा जो शिव मंदिर है उसकी दीवार पर हमें अभय चंद का एक अभिलेख भी लिखा हुआ मिलता है, और इसी चैकुनी बोरा शिव मंदिर में ही अभी हाल ही में चैकुनी बोरा नामक नौला या फिर जलकुंड को खोजा गया है। तो नौले से भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, जानवी बोला जैसे कि कहां है, गंगोली हाट में है, उसी प्रकार से चैकुनी बोरा नौला कहां है, ये चंपावत में स्थित है, या चैकुनी बोरा जलकुंड कहां स्थित है, यह चंपावत में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस नौले या जलकुंड को स्थापित किसके द्वारा किया गया था, चंद शासकों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और चंद शासकों में भी अभय चंद का नाम हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चैकुनी बोरा कहां है, चंपावत में स्थित है। चैकुनी बोरा का शिव मंदिर भी चंपावत में ही स्थित है, जिसकी दीवार पर चंद शासक अभय चंद के वर्ष 1376 में 9 पंक्तियों का शिलालेख अंकित है। इसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भी संरक्षित किया गया है। तो प्रश्न अगर आपसे बनता है कि चैकुनी बोरा का शिव मंदिर कहां है, चंपावत में। चैकुनी बोरा शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी, अभय चंद ने की थी। या चैकुनी बोरा के शिव मंदिर में किसका अभिलेख हमें देखने को मिलता है, तो अभय चंद के 9 पंक्तियों का अभिलेख इसमें हमें देखने को मिलता है। चैकुनी बोरा का नौला कहां स्थित है, जलकुंड कहां स्थित है, ये भी चंपावत जनपद में ही स्थित है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि पंच केदारों में शामिल द्वितीय केदार मदमहेश्वर मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है। ठीक है, तो मदमहेश्वर मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है, यह
ओंकारेश्वर धाम ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है। मद महेश्वर मंदिर जो कि द्वितीय केदार के रूप में जाना जाता है उत्तराखंड में, पंच केदार और पंचप्रयाग काफी प्रसिद्ध है दोस्तों, पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पंचबद्री, पंचप्रयाग, पंचकेदार के बारे में, तो आप सर्च करिएगा पंचबद्री, पंचकेदार बाई उत्तराखंड जेके वेरी ट्रिक्स, तो वहां पर मैंने इसके बारे में काफी विस्तार रूप से ही बताया हुआ है। यहां पर हम बात करेंगे कि पंचकेदार में द्वितीय केदार के रूप में किसको जाना जाता है? मद महेश्वर नाथ या मद महेश्वर देवालय को जाना जाता है, जहां पर भगवान शिव के नाभि भाग की पूजा होती है। ठीक है, अब देखिए शीतकाल में इस मंदिर के आवास या द्वार बंद हो जाते हैं, तो शीतकालीन आवास स्थल मद महेश्वर नाथ का कहां स्थित है? तो ये ओंकारेश्वर धाम ऊखीमठ में स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर जो कि ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जनपद में ही पड़ता है, वहां पर मदमेश्वर मंदिर या मदमेश्वर नाथ की जो मूर्ति है उसे इस शीतकाल में स्थानांतरित किया जाता है, और शीतकाल में मदमेश्वर नाथ की पूजा ओंकारेश्वर धाम ऊखीमठ में ही की जाती है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों कि कौन से मंदिर के शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है। तो यहां पर आपको बस ये याद रखना है कि मदमेश्वर मंदिर कहां है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और मदमेश्वर मंदिर के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो ओंकारेश्वर धाम मंदिर जाना जाता है मदमेश्वर मंदिर के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में, क्योंकि शीतकाल में जो हमारे मदमेश्वर नाथ थे या शिव भगवान का मदमेश्वर रूप था, उनकी पूजा ओंकारेश्वर धाम ऊखीमठ में की जाती है। इसी के साथ एक दो पॉइंट और भी है कि विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है? यह गुप्तकाशी में स्थित है। और राकेश्वरी मंदिर कहां स्थित है? यह रांची में स्थित है। तो राकेश्वरी मंदिर रांची में और विश्वनाथ मंदिर कहां है? गुप्तकाशी में। अब देखिए गुप्तकाशी कहां स्थित है और रांची कहां स्थित है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में दोनों बताने, क्योंकि ये दोनों मैंने आपको बताया। गुप्तकाशी तो काफी फेमस है और रांची भी आप लोगों ने काफी सुना होगा। ठीक है, रांची में क्या? राकेश्वरी मंदिर है। तो ओंकारेश्वर मंदिर, मदमेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, राकेश्वरी मंदिर, यहां से इतने पॉइंट आपके इंपोर्टेंट है। और मदमेश्वर मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल क्या माना जाता है? रुद्रप्रयाग को माना जाता है। ठीक है, गुप्तकाशी के बारे में आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वप्रथम या सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? तो चिरबेटिया लुथियांग ग्राम पंचायत को दोस्तों जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है। और ये चिरबेटिया लुथियांग जो हमारा ग्राम पंचायत है वह कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड चिरबेटिया लुथियांग ग्राम पंचायत को दिया गया, जो कि कहां स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला देखिए, विश्व मोहन बडोला का संबंध अभिनेता थे, मैंने आपको बता दिया यमकेश्वर से संबंध था। ठीक है, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट दोस्तों की नैनीताल की खोज कब की गई थी? तो नैनीताल की खोज की गई थी कब? 18 नवंबर 1841 को। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये की गई थी पी बैरन के द्वारा। पी बैरन के द्वारा सर्वप्रथम नैनीताल की खोज की गई थी कब? 18 नवंबर 1841 को। इसी कारण नैनीताल नगर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को नैनीताल नगर स्थापना दिवस या नैनीताल स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? 18 नवंबर को। 18 नवंबर 1841 को नैनीताल जनपद की खोज हुई थी, जो कि एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और किसके द्वारा की गई थी? पी बैरन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और पी बैरन क्या थे? एक हमारे घुमक्कड़ प्रजाति के थे और रोजमर्रा शराब फैक्ट्री के मालिक थे। ठीक है, और इन्होंने इस क्षेत्र को हथिया लिया था। ठीक है, और सबसे पहले दीदार भी इन्होंने किया था इस क्षेत्र के बारे में। लेकिन दोस्तों नैनीताल की खोज का प्रमुख श्रेय किसको जाता है ना? प्रमुख श्रेय वैसे जाता है कमिश्नर ट्रेल को। ऐसा माना जाता है कि कमिश्नर ट्रेल ने पहले ही नैनीताल की खोज कर ली थी, यानी कि नैनीताल को देख लिया था, लेकिन कमिश्नर ट्रेल ने नैनीताल की जो बात थी उसे गुप्त रखा। क्यों? क्योंकि कमिश्नर ट्रेल को यह पता था कि अगर नैनीताल के बारे में सार्वजनिक बातें की जाएंगी तो यहां पर क्या होगा? यह क्षेत्र प्रभावित होगा, जिस कारण यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा, या फिर ये क्षेत्र थोड़ा सा इस क्षेत्र का नाश हो जाएगा, इसकी सुंदरता एक खो देगा, जिस कारण से ट्रेल के द्वारा इस राज को राजी रखा गया था। लेकिन जब पी बैरन इस क्षेत्र में घूमने आया, नैनीताल जनपद की यात्रा वो कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ? उसने इस ताल की खोज करी और उसके बाद उसने वॉन्डरिंग इन द हिमालय नामक पुस्तक में इस ताल की खोज का जिक्र किया, जो कि आगरा अखबार में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। तो नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई थी? पी बैरन के द्वारा 18 नवंबर 1841 को की गई थी। और पी बैरन ऑप्शन में नहीं होगा तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले नैनीताल की खोज के बारे में किस अखबार के बारे में बताया गया था? आगरा अखबार में। ठीक है, और किस पुस्तक के में? वॉन्डरिंग इन द हिमालय, जो कि पुस्तक है किसकी? पी बैरन की, इसमें इसका जिक्र किया गया था नैनीताल का। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं। इसी प्रकार से देखिए ट्रेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1823 में भू राजस्व के लिए गांव के राजस्व मानचित्र बनाए तथा संवत 1880 में भूमि बंदोबस्त कराया, जिसे 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि 80 साला बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा किया गया था, जो कि 1823 में किया गया भूमि बंदोबस्त ही 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न यह भी बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में किसके द्वारा सर्वप्रथम भू राजस्व के लिए गांव के राजस्व मानचित्र बनाए गए? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही बनाए गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि कमिश्नर ट्रेल ने जो नैनीताल झील है इसका दीदार 1823 में कर दिया था, लेकिन उसने इसकी गोपनीयता को भंग किया। तो अखबार में इसका लेख इस प्रकार से छपा था। तो क्या कमिश्नर ट्रेल ने की थी नैनीताल की खोज? इस प्रकार से इसका लेख छपा था। इस कारण आपको याद रखना है, खोजकर्ता तो माने जाते हैं पी बैरन 18 नवंबर 1841 को, जो कि यूके ट्रिपल भी अपने एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है। लेकिन सबसे पहले इसका दीदार किसने किया था? तो किया था किसने? कमिश्नर ट्रेल ने। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहां से डायरेक्टली याद रखने हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
या वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे जो दोस्तों शिक्षा मंत्री है या एचआरडी मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान या फिर वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों ये पॉइंट, ठीक है, कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को इससे सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हीं को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा भी शिक्षा संबंधी प्रसारों के लिए सम्मानित किया गया है। तो यहां से ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान किसे दिया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किसे सम्मानित किया गया शिक्षा संबंधी सुधार हेतु? तो ये भी दोस्तों किसे? रमेश पोखरियाल निशंक जी को ही सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया या किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया? तो एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से दोस्तों डॉक्टर कंचन नेगी को सम्मानित किया गया, जो कि कहां से संबंधित है? देहरादून से संबंधित है। तो एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कंचन नेगी को सम्मानित किया गया है, ठीक है, जो कि कहां है? देहरादून से संबंधित है। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड में विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क का नया निदेशक प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट जी को बनाया गया। किसे? प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट जी को उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है। ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा ये पॉइंट है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, आज नहीं तो आने वाले भविष्य में तो यहां से आपको प्रश्न दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा। क्या? डोबरा चांठी पुल कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। क्या? डोबरा चांठी पुल कौन सी नदी पर बनाया गया दोस्तों? भागीरथी नदी पर बनाया गया है डोबरा चांठी पुल, जो कि दोस्तों भारत का सबसे लंबा और सबसे भारी सस्पेंशन पुल ब्रिज है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा झूला वाहन पुल कौन सा है? वो है दोस्तों डोबरा चांठी पुल, जिसकी अनुमानित जो मतलब टोटल इसकी एक्चुअल जो हाइट है वो है कितनी? 440 मीटर के आसपास में, ठीक है। लेकिन अगर इसके पुल का जो पुल की मेन हाइट है ना वो है 440 मीटर, लेकिन पुल के जो साइड में जहां पे इसको सपोर्ट दिया गया है, अगर इसकी टोटल हाइट निकाली जाएगी तो पड़ती है कितनी? 725 मीटर के आसपास में, ठीक है। वैसे एक्चुअल हाइट है डोबरा चांठी पुल की कितनी? 440 मीटर। कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर इसे बनाया गया है, ठीक है। और डोबरा चांठी पुल का निर्माण कब से शुरू हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो 2006 में डोबरा चांठी पुल का निर्माण शुरू हुआ था। अब इस डोबरा चांठी पुल को बनाए जाने की सबसे जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमें पता है दोस्तों कि ये टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और जब टिहरी गढ़वाल जनपद में टिहरी बांध में कार्य खोला गया था या टिहरी बांध का निर्माण चल रहा था, तो उस टाइम पे टिहरी जनपद के कई सारे पुल जो कि ध्वस्त हो गए थे। तो इसी के बीच में था टिहरी से प्रतापनगर जाने वाला पुल भी सभी नष्ट हो गए थे, या टिहरी से प्रतापनगर जाने का जो मार्ग था वह पुल ही टूट गया था। तो टिहरी से प्रतापनगर जाने की डिस्टेंस हमारी काफी बढ़ गई थी। अगर आप गाड़ी से टिहरी से प्रतापनगर जाते थे तो ये करीब आपसे 4 घंटे का रास्ता आपका हो जाता था। तो टिहरी और प्रतापनगर के बीच में ही दोस्तों इस पुल का निर्माण किया गया, किसका? डोबरा चांठी पुल का, ताकि टिहरी और प्रतापनगर के बीच में डिस्टेंस कम हो जाए। और ये भारत का या भारत देश का या उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल ब्रिज है, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, और समुद्र तल से 825 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये सस्पेंशन पुल ब्रिज, ठीक है। निर्माण कार्य 2006 से दोस्तों इसका शुरू हुआ था, और एट लास्ट 2020 में जाकर ये बनकर हुआ आया, ठीक है। सबसे पहले इसका निर्माण 2006 में शुरू हुआ था दोस्तों, और इसका जो डिजाइन सबसे पहले किसने तैयार किया था? आईआईटी रुड़की ने तैयार किया था इसका डिजाइन, आईआईटी रुड़की ने, लेकिन जो कि फेल हो गया पूरी तरीके से। आईआईटी रुड़की का डिजाइन फेल हो गया। उसके बाद दोस्तों एक साउथ कोरियन कंपनी थी या योसी, ये भी आपको याद है, साउथ कोरियन कंपनी थी योसी, जिसने 2015-16 में यहाँ के कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया, और योसी कंपनी के द्वारा ही इसे कंप्लीट करके दिया गया, ठीक है। और ये त्रिवेंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल था। तो चलिए यहां से प्रश्न बात कर लेते हैं कि डोबरा चांठी पुल कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और यह देश का सबसे लंबा एवं पहला भारी वाहन झूला पुल है, जो कि किस जनपद में स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। या भी आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि देश का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल ब्रिज या झूला पुल ब्रिज कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है डोबरा चांठी झूला पुल। अब जो है डोबरा क्षेत्र है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये टिहरी में पड़ता है डोबरा, और चांठी पड़ता है कहां पे? ये प्रतापनगर में। तो टिहरी और प्रतापनगर के बीच में इस पुल को बनाया गया ताकि इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे कम हो, और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन जो हमारी योजना थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, उसके भी ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे जाना जाता था, कि इसे डोबरा चांठी पुल को। और इसका निर्माण कब पूरा हुआ है? 2020 को, और 8 नवंबर या 9 नवंबर 2020 को 9 नवंबर या 8 नवंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो चलिए यही लिखा गया कि डोबरा चांठी पुल देश का सबसे लंबा एवं झूला वाहन पुल किस जनपद में स्थित है? टिहरी में। 2006 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, 2020 में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। टिहरी झील पर बना देश का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल ब्रिज है, ठीक है, जो कि प्रतापनगर से नई टिहरी को जोड़ता है, या फिर प्रतापनगर से टिहरी को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे कि इनके बीच की डिस्टेंस अब बहुत कम हो गई है, ठीक है। और टूरिज्म के रूप में या 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और इसका निर्माण कार्य किस कंपनी के द्वारा पूरा किया गया, या इसका कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह प्रोजेक्ट तो योशी नामक साउथ
कोरियन कंपनी के द्वारा किया गया। सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट किसने तैयार किया या इसका जो स्ट्रक्चर किसने तैयार किया, तो आईआईटी रुड़की ने तैयार किया, जो कि फेल हो गया, ठीक है। और 2006 से 2020 में 14 सालों की कंप्लीट के बाद में यह हमारा पुल बन पाया है कंप्लीट, ठीक है। टोटल लंबाई 725 मीटर, लेकिन एक्चुअलिटी पुल की लंबाई है इसकी लगभग 440 मीटर। और कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर इसे बनाया गया है। यहां से आपको दोस्तों प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है। जहां पर आप इस डोबरा चांठी पुल के बारे में या इस क्षेत्र के बारे में या इसके इतिहास के बारे में काफी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि इसे क्यों बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी गाथा के पुस्तक के लेखक के नाम क्या है, वह है शीशपाल गुसाई जी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको जरूर याद रखना है कि डोबरा चांठी पुल की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है, वह हमारे कौन, शीशपाल गुसाई जी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में। तो उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, हमारे भगवती प्रसाद पांडे जी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बीपी पांडे विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि बीबीसी द्वारा वुमेन ऑफ 2020 सूची में किसे शामिल किया गया, तो रिद्धिमा पांडे जी को बीबीसी द्वारा वुमेन ऑफ 2020 सूची में शामिल किया गया, किसे, रिद्धिमा पांडे को, जो कि इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आपसे बन सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न और भी इंपोर्टेंट है कि जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड समारोह में उत्तर भारत में प्रथम स्थान किस जनपद को दिया गया। तो जल संरक्षण के लिए नेशनल वाटर अवार्ड समारोह में उत्तर भारत में प्रथम स्थान मिला किसको, अल्मोड़ा जनपद को। अल्मोड़ा जनपद को नेशनल वाटर अवार्ड समारोह में उत्तर भारत में प्रथम स्थान, या फिर हम कहें उत्तराखंड में प्रथम स्थान भी इसे मिला है। तो उत्तर भारत, ये आपको याद रखना, उत्तर भारत में प्रथम स्थान नेशनल वाटर अवार्ड के लिए किस जनपद को दिया गया, तो अल्मोड़ा जनपद को दिया गया। ये पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करना है। आगे बात करते हैं कि तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में किस उत्तराखंडी को जाना जाता है। तो तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में किस उत्तराखंडी को जाना जाता है, दोस्तों किसके, नैन सिंह रावत जी को। नैन सिंह रावत जी को तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। और नैन सिंह रावत जी को ही जाना जाता है किसके, पंडित नाम से। तो पंडित की उपाधि से या पंडित नैन सिंह रावत जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था कब, 21 अक्टूबर 1830 को मिलम घाटी पिथौरागढ़ जनपद के मिलम क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1830 को, ठीक है। और इन्हें एक प्रसिद्ध अन्वेषक, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक है क्या, दर्पण अक्षांश, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। दर्पण अक्षांश पुस्तक के लेखक के रूप में भी किसे, नैन सिंह रावत जी को ही जाना जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इन्हें तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है किसे, नैन सिंह रावत जी को। अपने टाइम के दोस्तों देखिए 1830 के आसपास में, 1860 से इन्होंने, मतलब 58 के आसपास से इन्होंने अपना अन्वेषक या सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया था। उस टाइम पे ना गाड़ियां होती थी, इन्होंने क्या किया, पहाड़ ये पैदल घूमे, और इसी कारण इन्हें तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हीं के ऊपर दोस्तों अभी एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो मुख्य अभिनेता रहेंगे इस फिल्म के, इनकी जीवनी के ऊपर जो मुख्य अभिनेता रहेंगे वो होंगे कौन, टाइगर श्रॉफ इनकी मुख्य भूमिका निभाएंगे, ठीक है। और इनका नाम था पंडित नैन सिंह, नाम से प्रसिद्ध थे पंडित। वैसे इनका नाम था नैन सिंह रावत, लेकिन पंडित की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। इनके ऊपर एक मूवी बन रही है, जन्म 21 अक्टूबर 1830 को हुआ था पिथौरागढ़ के मिलम नामक गांव में, ठीक है। और इन्हें दोस्तों हिंदी, तिब्बती और फारसी नामक भाषाओं का ज्ञान था। और इन्होंने तिब्बत की खोज 1875 के आसपास में करी थी, इसी कारण तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने, इनकी पुस्तक है क्या, दर्पण अक्षांश। इन्होंने दोस्तों काठमांडू, लेह और उत्तराखंड कई स्थानों की यात्रा करी थी, और पैदल, ठीक है। इनके द्वारा ही सबसे पहले बताया गया था कि ब्रह्मपुत्र और स्वांगपो नदी एक ही है, ठीक है। और कई नदियों के उद्गम स्थल के रूप में या तिब्बत और भारत की सीमा के क्षेत्रों के रूप में इन्होंने उसका काफी वर्णन भी किया था अपने द्वारा, ठीक है। मानचित्र तिब्बत को मानचित्र पर लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि किसके द्वारा तिब्बत के इस क्षेत्र को मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है भारत में, तो ये पंडित नैन सिंह रावत जी को ही जाना जाता है, जो कि एक बहुत बड़े अन्वेषक, सर्वेक्षक या मानचित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कई सारे मैप भी इन्होंने बताए थे, कभी इनके बारे में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो तिब्बत के खोजकर्ता के रूप में नैन सिंह रावत जी को, पंडित नैन सिंह रावत जी को जाना जाता है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के नाटेस में आयोजित एलेक्सिस वेस्टाइन अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पिथौरागढ़ के कविंद्र बिष्ट ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक इन्होंने जीता है। देखिए कविंद्र बिष्ट का संबंध कहां से है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है, इनका संबंध है किससे, बॉक्सिंग से संबंधित है। मुक्केबाज है कौन, कविंद्र बिष्ट, जिन्होंने फ्रांस के नोटेस में आयोजित क्या, एलेक्सिस वेस्टाइन अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट में क्या जीता है, रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना उत्तराखंड में कहां की जाएगी, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना उत्तराखंड में गैरसैंण चमोली गढ़वाल जनपद में की जाएगी। क्या, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, इंपोर्टेंट है। इसकी घोषणा हुई है दोस्तों, अभी कब की जाएगी ये पता नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की जाएगी पूछा जाएगा तो ये गैरसैंण में की जाएगी, ठीक है। अगला दोस्तों कि सालम क्रांति के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता था, तो राम सिंह धोनी जी को सालम क्रांति के अग्रदूत के रूप में जाना जाता था, जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रसिद्ध थे। अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है, जिस कारण ये पॉइंट एग्जाम में, मतलब अखबार में आया हुआ था कि सालम क्रांति के अग्रदूत कौन, राम सिंह धोनी जी को कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे, दीप्ति सिंह को। किसे, दीप्ति सिंह को। और दमयंती रावत के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये दमयंती रावत का अभी जो मैटर था ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, न्यूज़पेपर में भी काफी बार ये चीजें हाईलाइट हुई थी, तो इस कारण मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट करवाया है। उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है,
तो ये किया गया दोस्तों किसे, दीप्ति सिंह को। किसके स्थान पे, दमयंती रावत के स्थान पर। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाया गया दोस्तों आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहां स्थित है, देहरादून में स्थित है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस लिए प्रसिद्ध है, चिड़िया हेतु, चिड़िया या पक्षियों हेतु ये प्रसिद्ध है क्या, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बारे में मैं आपको बाकी सारी चीजें बता चुका हूं। और कौन सी नदी पर बना हुआ है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको ये जो हमारी टेस्ट सीरीज वाला पोर्शन चल रहा है वहां पर इसके बारे में काफी विस्तृत रूप से बताया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में उत्तराखंड राज्यसभा के तृतीय सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो नरेश बंसल को दोस्तों उत्तराखंड राज्यसभा के तृतीय सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा 3 सदस्य पहले कौन कौन थे? अजय टमटा जी थे, इसी के साथ साथ में अनिल बलूनी जी थे, और तीसरे थे कौन, राज बब्बर। अभी राज बब्बर का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिस कारण उत्तराखंड राज्य के मैं राज्यसभा के तृतीय सदस्य के रूप में नामित किया गया किसे, नरेश बंसल को, जो कि निर्विरोध चुने गए हैं और राज बब्बर का स्थान इन्होंने लिया है। तो उत्तराखंड में जो अभी वर्तमान में राज्यसभा के 3 सदस्य हैं कौन कौन है, अनिल बलूनी जी हैं, इसी के साथ साथ में अजय टमटा जी हैं अल्मोड़ा से, और तीसरे कौन है हमारे, नरेश बंसल जी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। अगला है दोस्तों कि रिशेश्वर महादेव शिला या रिशेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो रिशेश्वर महादेव मंदिर स्थित है दोस्तों कहां पे, चंपावत में। और इसी रिशेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में ही रिशेश्वर शिला खोजी गई है, इसी कारण ये पॉइंट हमारा इंपोर्टेंट है। रिशेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चंपावत में। और यहीं पर एक शिला भी मिली है जिसे अभी रिशेश्वर महादेव शिला के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, शिक्षा में सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो शिक्षा में सुधार हेतु दोस्तों स्टार्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? स्टार्स कार्यक्रम, इंपोर्टेंट है, इस कारण आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, स्टार्स कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला बात करते हैं, उत्तराखंड के किस विधायक की जो मृत्यु है कोरोना बीमारी के कारण हुई थी? तो कौन से ऐसे विधायक थे दोस्तों जिनकी मृत्यु कोरोना बीमारी से हुई थी? तो ये थे सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी। सल्ट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी की जो मृत्यु है वह कोरोना नामक बीमारी से हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया? तो अनिल जोशी जी को, डॉक्टर अनिल जोशी जी को जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। क्या विश्व मधुमेह दिवस और वर्ल्ड डायबिटीज डे कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहीं से दोस्तों आपको 1-2 पॉइंट और नोट कर लेने हैं कि अभी 2020 में जो आईपीएल हुआ है इसके चैंपियन कौन है? तो मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस दोस्तों 5वीं बार आईपीएल की चैंपियन बनी है 2020 में। ठीक है, और उप चैंपियन कौन है, उप विजेता कौन है? तो उप विजेता कौन? दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता थी। दोस्तों देखिए अभी तक जितने भी आईपीएल हुए हैं आयोग के द्वारा वहां से प्रश्न पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 2020 का नहीं तो 2019 का पूछ लेगा कि 2019 में हमारा आईपीएल का विनर कौन था? 2019 में भी मुंबई इंडियंस ही आईपीएल का विनर थी, और उप विजेता कौन था? वो था चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जो प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। तो इसी प्रकार से 2020 के बारे में पूछा जा सकता है कि 2020 में आईपीएल किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है, और उप चैंपियन कौन था? ये था दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, और इस बार के जो आईपीएल थी ये कोरोना काल में कहां पर आयोजित कराया गया था आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग? तो ये दुबई में आयोजित कराया गया था। कहां पे दोस्तों? दुबई में। ठीक है, और आईपीएल का कौन सा संस्करण था? ये 13वां संस्करण। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि आईपीएल के 13वें संस्करण का विजेता कौन रहा है, उपविजेता कौन रहा है? तो आपको यहां से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों महिला T20, ये तो पुरुष T20 की मतलब पुरुष आईपीएल चैंपियन। इसी प्रकार से महिला T20 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ट्रेल ब्लेजर्स के द्वारा महिला T20 का खिताब जीता गया। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट कर लेना है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? जो बाइडेन। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, कहीं ना कहीं बनेगा ये प्रश्न दोस्तों आपका सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत सारे करंट अफेयर है, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण ही यहाँ पे कवर अप किया है। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। क्या? कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति बनाई गई है। ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है करंट अफेयर्स के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से 1-2 पॉइंट आप यहां से और नोट कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट दोस्तों इंपोर्टेंट था कि पहाड़ का पहला नगर निगम किसे बनाया जाएगा? पहाड़ का पहला नगर निगम, पहाड़ का पहला नगर निगम किसे बनाया जाएगा? तो पहाड़ का पहला नगर निगम बनाया जाएगा दोस्तों किसे? श्रीनगर को। श्रीनगर को पहाड़ का पहला नगर निगम बनाए जाने की बात चली है, और उत्तराखंड में आप 9 नगर निकाय बनाने या 9 नगर निगम बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। पहले कितने थे? अभी तक 8 नगर निगम है, तो 9वां नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। अगर दोस्तों श्रीनगर नया नगर निगम बन जाता है तो पहाड़ का पहला नगर निगम हो जाएगा क्या? श्रीनगर नगर निगम। तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी दोस्तों अब इस टॉपिक में ना हमारे करंट अफेयर में कि देखिए नवंबर माह में जो हमारे 4 धाम है, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ,
बद्रीनाथ, इसी के साथ साथ में कुछ हमारे अन्य मंदिर हैं, उनके जो आवास स्थल है वह परिवर्तित किए जाते हैं कि किस मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है। ये टॉपिक के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। अलग से मैं टॉपिक बना दूंगा उसके लिए आपके कि 4 धामों के शीतकालीन आवास स्थल, जो कि एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके का टॉपिक है और मैंने ये करंट अफेयर में कवर अप नहीं किया। तो करंट अफेयर की वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके बाद में आप सर्च कर लीजिएगा कि उत्तराखंड में प्रमुख मंदिरों के शीतकालीन आवास स्थल। भाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं 1-2 दिन में उससे बनाकर डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों जरूर शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि आप लोग अगर हमारे चैनल में सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी दोस्तों उत्साहवर्धन होगा वीडियो बनाने के लिए। हम आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छी बना के लाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।